दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के रिटायर होने की चर्चा एक बार फिर से गर्म है और ये चर्चा आरएसएस मुख्यालय नागपुर में हो रही है, बीजेपी के इकोसिस्टम में हो रही है। वैसे भी 17 सितंबर को कुछ ही दिन बाद मोदी जी 76 बरस के हो रहे हैं और बीजेपी में खासकर ये परंपरा रही है कि जो भी नेता, खासकर बड़े नेता 75 बरस के होते हैं तो उनको अचानक रिटायर कर दिया जाता है। अब यहाँ टाइमिंग देखिए आप कि मोदी जी का बर्थडे करीब आ रहा है, 2 हफ्ते बाद 17 सितंबर को उनका हैप्पी बर्थडे। और टाइमिंग की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे वक्त पर जब तैयारियां बर्थडे की हो रही हैं, बीजेपी के एक बड़े नेता का बयान आता है, स्टेटमेंट आता है और चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या ये जो रिटायरमेंट की बात हो रही है ये अपने लिए कही जा रही है या दिल्ली दरबार के लिए कही जा रही है, मोदी जी के लिए कही जा रही है। अब दोस्तों, नागपुर में नितिन गडकरी, बीजेपी के सीनियर लीडर, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, एक समय में मोदी जी से सीनियर, क्योंकि भाई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे, मोदी जी से बनती भी नहीं, उन्होंने नागपुर के एक फंक्शन में कहा, हालांकि मराठी में वो बोल रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि कैन नो लॉन्गर वर्क एज मच, मैं अब बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ या उतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ जितना पहले किया करता था। और आगे वो कहते हैं नितिन गडकरी, न्यू जनरेशन शुड टेक ओवर, और नई पीढ़ी को अब टेक ओवर करना चाहिए। हालांकि बातचीत उन्होंने मराठी में की है, लेकिन मैं चाहूँगा फिर भी आप सुन लीजिए उसको और फिर आगे बढ़ते हैं। स्तोत्र वगैरे काही नाही आहे आजकाल, मी काही जास्त काम करू शकत नाही। ज्यावेळी करू शकलो तेव्हा आता मी पण कामातून माझं पार्टिसिपेट कमी झालं। मी सगळ्यांना सांगितलं तर नवीन नवीन पिढीच्या हातात काम दिलं पाहिजे। अब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि साहब एक तरह से कि उम्र हो गई है, अब मैं उतना काम नहीं कर पाता हूँ जितना पहले करता था और अब तो नई पीढ़ी को यानी जेनजी को आना चाहिए। अब नितिन गडकरी हो सकता है अपने लिए कह रहा हूँ, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन किया नागपुर से लेकर दिल्ली तक, उनका ये कहना था कि गडकरी जो हैं इशारा कर रहे हैं मोदी जी की तरफ, क्योंकि मोदी जी 75 पार हो चुके हैं और 76 बरस के होने जा रहे हैं, तो इशारा जो है वो मोदी की तरफ था। अब जब हड़कंप मचा, सोशल मीडिया पे खबर वायरल होने लगी दोस्तों, तो नितिन गडकरी के ऑफिस ने कहा, बयान दिया, बयान देना ही था भाई, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गद्दी का मामला। बयान ये दिया नितिन गडकरी के ऑफिस में कि साहब ये बोले तो वो थे लेकिन मतलब गलत निकाला जा रहा है, ऐसा नहीं है, वो तो भाई उस ट्रस्ट की मीटिंग में गए थे, कोई रिटायरमेंट, ना नितिन गडकरी रिटायरमेंट ले रहे हैं ना कोई रिटायरमेंट ले रहा है। तो नितिन गडकरी ने थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन तीर क्योंकि निकल चुका था तरकश से और सही जाके लगा, इसलिए दिल्ली दरबार में चर्चा शुरू हो गई कि क्या भाई ये इशारा मोदी जी के लिए तो नहीं है। अब दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी में 75 साल का एक कट ऑफ डेट तो है ही, 75 साल की। कई लोगों को हमने रिटायर होते हुए देखा है और कई लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भी जाते देखा है, वो चाहे यशवंत सिन्हा हो, चाहे वो अरुण शौरी हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, मोदी जी के गुरु, सबके सब मार्गदर्शक भेजे गए। तो चर्चा तो हो रही है कि भाई मोदी जी मार्गदर्शक मंडल कब जाएंगे, लेकिन मेरा यहाँ टेक है कि मोदी जी के साथ जिस तरह का बहुमत है और जिस तरह का उनका मिजाज है, तय तो मोदी को ही करना है, तय तो मोदी को ही करना है। आरएसएस भी तय नहीं कर पाएगी, क्योंकि मोहन भागवत ने पिछले साल भी कहा था ये 75 बरस की बात, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तो तय मोदी जी को करना है। और उधर अमित शाह जो उनके चाणक्य हैं, वो अक्टूबर में एक नया फंक्शन करने जा रहे हैं कि साहब अक्टूबर में जब मोदी जी के 25 साल पूरे हो रहे हैं बर्थडे के बाद, तो एक जलसा किया जाएगा पूरी पार्टी में, देश भर में। लेकिन मैं अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूँ, एक चर्चा दोस्तों और हो रही है कि भाई मोदी जी को अगर लगता है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, जैसे मुसीबत में सरकार फंसी, तो हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि 2027 में राष्ट्रपति चुनाव है, वो भी मोदी जी को ही तय करना है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। हो सकता है खुद ना बन जाए, क्योंकि सिक्योरिटी भी है, सेफ्टी भी है, लॉन्जिविटी भी है 5 साल के लिए। बहरहाल इस पर मैं चर्चा करूंगा, छोटा मोटा सवाल नहीं है। विनोद शर्मा जी को मैंने बुलाया है, जो मुझे लगता है आज की तारीख में निर्भीक बोलते हैं और सबसे सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं देश में, उनसे बातचीत होगी।
और चूंकि नागपुर का मामला है, नागपुर में ही ये बयान दिया गया, नागपुर में ही संघ का मुख्यालय है, वहीं पर आरएसएस ये चाह रहा है। आरएसएस ने ही एक तरह से ये अनऑफिशियल डेट 75 बरस की बनाई है। तो नागपुर से हमारे साथ विवेक देश पांडे वो सीधे लाइव हो रहे हैं, उनको भी जरूर सुनिएगा। विवेक जी, ये जो नितिन गडकरी ने जो बोला है मराठी में, आप तो बेहतर समझ सकते, वो ये कह रहे हैं कि मैं साहब 30 साल हो गए, मैं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हूं, अब मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता, मैं चाहता हूं नई पीढ़ी को ये मौका दिया जाए। क्योंकि आप नागपुर की भी स्थिति जान रहे हैं, दिल्ली दरबार की स्थिति भी जान रहे हैं, क्या ये मालूम है ये इशारा जो कहीं ना कहीं मोदी की तरफ तो नहीं है? क्योंकि 17 सितंबर को 76 साल के मोदी जी होने जा रहे हैं। दीपक जी, हो सकता है कि ये इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ हो। और नितिन गडकरी का जहां तक सवाल है, अभी उनके करियर में और आगे कुछ होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, उनको पता है। आपको याद हो ये पॉलिटिक्स का खेल किस तरह से, जिसको अंग्रेजी में कमिंग अ फुल सर्कल कहते हैं। 2005 में जब सुदर्शन जी संघ के प्रमुख थे, तब उन्होंने एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में आडवाणी और वाजपेयी दोनों को ये कहा था कि आप नीचे उतर जाइए और जो नया खून है उसको सामने आने दीजिए। इस तरह से गडकरी जी को धीरे धीरे बीजेपी में उनकी कीमत जो है वो कम होते गई। मतलब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए, उनको मंत्री, केंद्र में मंत्री बनना पड़ा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीचे काम करना पड़ा। तो ये सारा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, वो काफी फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, ये उसका ग्रीवांस है। तो अब कुछ मिलने वाला नहीं है आने वाले समय में। और ऐसे में जब जेंजी की बात चल रही है, तो क्यों ना ये बात छेड़ दी जाए कि अभी कोई नया खून जो है वो सामने आया, वो बागडोर संभाले। तो इसमें आप अपनी खुद की भी बात वो कह रहे हैं, और साथ साथ इस बात को परिलक्षित कर रहे हैं, इस बात को नरेंद्र मोदी के रेफरेंस में भी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों मुझे लगता है उसके अर्थ है, लेकिन उसमें गडकरी जी का जो फ्रस्ट्रेशन है करियर का, वो भी दिखाई देता है स्पष्ट तौर पर। भाई विनोद जी, बात इशारों में होती है और राजनीति वैसे भी 90% इशारों में ही होती है। ये जो नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आ रहा है 17 सितंबर को, एंड ही इज बी गोइंग टू बी 76, क्या आपको भी ऐसा लगता है? भाई आप तो इतने तजुर्बे वाले पत्रकार हैं कि मैं क्या बोलूं आपके आगे। क्या आपको भी ऐसा शक होता है कि जो टाइमिंग है नितिन गडकरी की, कि मोदी जी के लिए बोला जा रहा है इशारों में? जाहिर है, नितिन गडकरी ने जब बोला है, वो 6 साल छोटे हैं, 7 साल छोटे हैं नरेंद्र भाई मोदी से। शी 69 और मोदी जी 76 हो जाएंगे। और नितिन गडकरी से मैं सिर्फ 2 साल बड़ा हूं। आई बी 71 इन जनवरी। जी मेरा कहने का मतलब यह है कि ये इशारा होता है कि भैया आप अब चले जाएं, बहुत हो गया। 76, उन्होंने एक बात तो ईमानदारी की बोली है कि मुझसे अब उतना काम नहीं होता है। गडकरी साहब ने कहा है, जो उन्होंने बोला है कि मैं इतना काम नहीं कर पाता हूं और ये उम्र का तकादा है। मैं अपने आप पे जब अप्लाई करता हूं तो मुझे महसूस होता है कि वो सच बोल रहे हैं। एज इज अ मेजर फैक्टर। और दूसरी बात, आपकी सोचने समझने की कितनी अलर्टनेस है। तो सर गडकरी जी कह क्या रहे हैं? इशारे, चलिए मतलब क्या है? फिर मैं मतलब पूछ रहा हूं विनोद जी आपसे। भाई वो ये कह रहे हैं कि भाई ले डाउन ऑफिस, गिव चांस टू यंगर पीपल। हम ये अक्सर कहते हैं, और इसलिए ये जो बात कही है गडकरी जी ने, ये बात तो उन्होंने पते की कही है, भले ही मजाक में कही हो, भले ही अपने बारे में ना रिटायरमेंट लेने वाली बात की है। ये हम कब कह रहे हैं कि वो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं? वो एक यथार्थ सच बोल रहे हैं। ही 69, वो उतना काम अब नहीं कर पाते, तो इसलिए वो चाहेंगे कि वो यंग लोगों को चांस दिया जाए। और उनका तात्पर्य यही है भाई, इम्प्लीकेशन, कि भाई हम जैसों को अब आप थैंक यू करो। भाई मार्गदर्शन मंडल तो इन्होंने ही बनाया था ना, उसकी प्रथा तो इन्होंने ही रची थी। इन्होंने ही रची थी ना मार्गदर्शन मंडल की प्रथा। और याद है वो जो टेलीविजन पे तस्वीरें कि गाड़ी में बिठा दिया बुजुर्ग नेताओं को और नमस्कार कर दिया और भेज दिया, रुखसत कर दिया।
हमारे जहन में अभी तक है वो। तो मेरा ये कहना है कि चेंज ऑफ गार्ड राजनीतिक दलों में होते हैं और उसका समय है आज के दिन। बात अलग है कि भगत जी खुद मुकर गए अपनी 75, मोहन भगवत जी खुद मुकर गए 75 वाली डेडलाइन पर कि भाई ये 75 वाला जो कट ऑफ सीलिंग है इसके बाद जाना चाहिए सबको। वो खुद मुकर गए, वो खुद भी 75 के ही हैं, एक ही उम्र के हैं वो और माननीय प्रधानमंत्री। तो ये इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इनका अंदरूनी मामला जो है वो देश के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन नेतृत्व करेगा बीजेपी की तरफ से भारत का, या आज के दिन तो वही राज कर रहे हैं ना। तो इसलिए इट्स अ मेजर इशू, इट शुड बी डिस्कस्ड। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जरा विवेक जी के पास आ रहा हूँ। विवेक जी भाई, आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है और नागपुर में आरएसएस का जो मुख्यालय है उससे कुछ दूर पे आपका घर है, वहां से आप लाइव हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि चलो भाई, नितिन गडकरी ने तो इशारों में बात कर दी, नाम तो लिया नहीं किसी का। क्या आरएसएस के अंदर, जो आपकी इतनी रिसर्च है और इतनी रिपोर्ट्स हैं आपकी, क्या आरएसएस में एक लॉबी है, कुछ लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, किसी दबाव में नहीं? क्या वो सोचते हैं कि भाई 75 साल या 76 साल के मोदी हैं, उम्र हो गई है जैसा विनोद जी कह रहे हैं, अब रिटायर होना चाहिए, नए बच्चों को या नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए? तो मुझे लगता है कि आरएसएस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो खुद चाहता है कि अभी मोदी जी पीछे हट जाए और कोई दूसरा बागडोर संभाले। और वो ये भी नहीं चाहते, जहां तक मैं जानता हूं, कि मोदी के बाद अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ ये बने। वो जैसे उन्होंने गडकरी को सामने किया था 2009 में, उसी तरह से मुझे लगता है कि उनका पूरा फोकस अभी देवेंद्र फडणवीस पर है, क्योंकि उम्र के लिहाज से और प्रेजेंटेबल होने के लिहाज से जो नेता आज बीजेपी में उनके दृष्टि में सबसे लायक है वो देवेंद्र फडणवीस है, और हम उसकी चर्चा बार बार सुनते भी है। तो ऐसा है कि अब ये बदलाव कैसे लाया जाए? क्या मोदी जी इसके लिए तैयार होंगे? जब तक मोदी जी है तब तक ये जो टग ऑफ वॉर है आरएसएस और बीजेपी के बीच में। और वो दूसरा कारण जो मैं बार बार बताता हूँ कि संगठन को जब दुय्यम स्थान मिल जाता है किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी कल्ट की वजह से, जब संगठन सेकेंडरी बन जाता है, जब संगठन सबसर्विएंट होते हुए दिखता है किसी एक व्यक्ति को, तब आरएसएस जो है बहुत बेचैन हो जाता है। क्योंकि आरएसएस का जो मेन मोटो है वो है संगठन ही सर्वोपरि है, संगठन में ही शक्ति है। तो अगर संगठन जो है वो सबसर्विएंट दिखे किसी एक व्यक्ति को, तो आरएसएस जो है वो उस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उनका सर्वाइवल ही संगठन के ताकत पर है। तो ये जो बात है, इसकी वजह से कोई एक व्यक्ति पूरी तरह से हावी हो जाए पूरे इकोसिस्टम पर, ये वो नहीं चाहते। और मोदी जी ने एग्जैक्टली वही किया है। तो इसलिए मोदी जी अभी बाजू हट जाए या फिर उनको हटाया जाए किसी तरीके से, और किसी दूसरे को, किसी यंग फेस को सामने लाया जाए। पर्टिकुलरली जंतर मंतर के बाद वो जरूरत बहुत ज्यादा एक्यूट हो गई है कि कोई यंग फेस सामने है जो प्रेजेंटेबल है, जो अंग्रेजी में बात कर सकता है, जो अनेक विषयों पर बात कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो प्रेस से भागता फिरे, जी, जो मीडिया से भागता फिरे। इस तरह का नेता यंग जनरेशन को नहीं चाहिए। ये आरएसएस बखूबी समझती है, इसलिए उन्होंने भी अभी वो जेनजी के साथ में एक संपर्क बनाने का जो एक प्रयोग शुरू किया है, उसका भी कारण ये। लेकिन गडकरी जी का जो बयान है वो बिल्कुल परोक्ष अपरोक्ष किसी भी रूप से आप समझिए वो मोदी जी के लिए है। लेकिन अगर मान लीजिए कि गडकरी जी को अभी भी कोई चांस होता प्रधानमंत्री बनने का, ये जो है ना, ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आया है? क्योंकि वो थक गए हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए उनको 2009 में सामने कर दिया गया था, ताकि वो जब भी सत्ता बदल हो, कांग्रेस की सरकार जाए, तो गडकरी जी प्रधानमंत्री बने। आरएसएस की योजना थी। उतना बड़ा सपना देखने के बाद में अगर आप मुख्यमंत्री भी नहीं बनते और एक मंत्री बन के आपको रहना पड़ता है, तो उससे जो एक थकान होती है, मानसिक थकान, वो थकान भी गडकरी जी के बयानों में हमको दिखती है। समझना जरूरी है। जी विनोद जी, समय का वो थकान मोदी जी में नहीं है, क्योंकि मोदी जी को अभी भी अपेक्षा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए इतनी उम्र होने के बाद भी मोदी जी में वो उत्साह है। जी विनोद जी, भाई विवेक जी आरएसएस को इतने बरसों से कवर कर रहे हैं, इनका कहना है कि आरएसएस में भी थिंकिंग है कि नहीं, मोदी शुड रिटायर, और इशारों में गडकरी ने बात कही थी। क्या आपको लगता है कि भाई अगर आरएसएस चाहता है, पार्टी में लोग चाहते, क्या वाकई इस 17 सितंबर या उसके बाद जिस तरह से मोदी प्रेशर में है, जेनजी के आंदोलन के बाद और भी तमाम मुसीबतों के बाद,
क्या नरेंद्र मोदी आपको लगता है 2029 से पहले, मैं अभी बर्थडे की बात नहीं कर रहा हूं, हैप्पी बर्थडे किसी का करा क्यों किया जाए, क्या सूनर और लेटर कभी मोदी रिटायर हो सकते हैं? आपको लगता है कि मोदी रिटायरमेंट के लिए नहीं बने? देखिए बात यह है, एक तो विवेक जी नोज बेटर अबाउट आरएसएस, लेकिन व्यक्तिवाद के खिलाफ होने के बावजूद उन्होंने व्यक्तिवाद भुगता अटल जी का, आरएसएस ने। और पिछले 12 साल से मोदी जी का व्यक्तिवाद भी भुगत रहे हैं। ये बात अलग है कि आडवाणी जी का व्यक्तिवाद उन्होंने ट्रंकेट कर दिया उनके जिन्ना के पक्ष में दिए गए बयान के बाद। जी। तो ये कहना अब उचित नहीं होगा कि वो व्यक्तिवाद के खिलाफ है, लेकिन व्यक्तिवाद स्थापित हो जाएगा अगर फडणवीस बनते हैं। उसके साथ एक और काम हो जाएगा कि ब्राह्मणवाद भी स्थापित होगा, एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। वह प्रधानमंत्री बन जाएगा। ब्राह्मणिकल ऑर्डर तो चाहती है ना आरएसएस इस देश में। और दूसरा, देखिए वो बात की विवेक जी ने फ्रस्ट्रेशन की गडकरी जी की। गडकरी जी उसी इलाके से आते हैं जिस इलाके से देवेंद्र फडणवीस है, और दोनों ये माना जाता था कि संघ के बड़े नजदीक हैं, पर वो महाराष्ट्र के प्रधान मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। देवेंद्र फडणवीस बन गए, गडकरी नहीं बन पाए। और तो उसके कई कारण हैं फ्रस्ट्रेशन के, लेकिन मेरा ये मानना है अगर सही में कोई लेटर डे अटल बिहारी वाजपेयी चाहिए था जो सबको साथ लेके चलता, वो नितिन गडकरी था। ओके। क्योंकि नितिन गडकरी का जो मतलब आप नितिन गडकरी को बेटर मान रहे हैं मोदी से? मैं नितिन गडकरी को मैं उनके स्वभाव के चलते, उनकी मिलनसार प्रवृत्ति के चलते, और उनको देख के कोई ऑफेंडेड फील नहीं करता है, कोई चैलेंज फील नहीं करता है। वो उनका एक बड़ा एमिनेबल पर्सनैलिटी है, एमिएबल पर्सनैलिटी है। और इसलिए मैं समझता हूं कि वो भी मन में रखते होंगे ये बात कि भाई मुझे बना देते। अगर उसको बना देते तो आज के दिन जो बड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो जो जिस तरह के झगड़े चल रहे हैं राजनीतिक दलों में, और जिस तरह का एक तरह से समाज में टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन, और जो जिस तरह से लगातार जो नए नए वो लेके आते हैं, नए नए स्लोगन्स, जिसके चलते लोगों में बातचीत नहीं हो रही है। हमारे समाज में राजनीतिक विचारधारा के चलते दोस्त दोस्त से जुदा हो रहा है। ये क्या नया भारत ये है? ये है कि नया भारत जो आरएसएस बनाना चाहता है? वो सवाल रह गया विनोद जी, बनाना चाहता। हाँ जी। मोदी रिटायर खुद होंगे कि नहीं होंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ 2 लाइन में। रिटायर होंगे कि नहीं होंगे? देखिए ऐसा है, फैसला तो मोदी को ही लेना है। ये सारा तो डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, क्योंकि लाइफ इज प्री ऑर्डेन्ड। जो जीवन में होना है वो पहले से तय है, कोई उसको बदल नहीं सकता, ये मैं मानता हूँ। नियति अगर जी, नियति से आदमी को डरना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक ठीक। नियति रिटायर करती है, नियति जो है कुर्सी पे बैठाती है, वही उतारती है, ये वो कह रहे हैं विनोद जी। एक छोटी सा एक सवाल मैं करना चाह रहा था विवेक भाई, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो गडकरी ने कहा कि साहब हमारे बात का बतंगड़ मत बनाइए, मैंने तो ये नहीं कहा था, मैं रिटायरमेंट लेने नहीं जा रहा हूं, तो क्या थोड़ा गडकरी जो बयान देने के बाद सफाई देते हैं उसके पीछे क्या है? क्या थोड़ा मोदी से घबराते हैं, या उनको लगता है कि कहीं उनका नुकसान ना हो जाए? गडकरी जी का ऐसा है कि वो उनको जो बोलना होता है वो बोल देते हैं, और बाद में सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए सफाई देते हैं। बोलना तो उनको वही होता है। वो उनका तरीका है। उसी स्टाइल से वो हमेशा ही बोलते हैं, बाद में कहते हैं कि नहीं नहीं आपने तो गलत अर्थ ले लिया। अर्थ उनका वही होता है, जो बता रहे हैं वही अर्थ है, लेकिन बाद में पब्लिक कंजम्पशन के लिए और पार्टी कंजम्पशन के लिए पॉसिबली, या मोदी जी के कंजम्पशन के लिए वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं कहना था, आपने गलत उसका अर्थ ले लिया। लेकिन मैं आपने मुझे नहीं पूछा वो प्रश्न, लेकिन मोदी जी के फ्यूचर के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मोदी जी जिसमें उनका सिक्योरिटी है, मतलब क्या है कि जब सत्ता से आप बाहर हो जाते हैं तो आपकी सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। मोदी जी तब तक राजा बने रहेंगे जब तक वो प्रधानमंत्री है, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री नहीं रहे तो उनको अपनी सिक्योरिटी की
बहुत ज्यादा चिंता होगी। तो जिसमें ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी वहां वो चले जाएंगे। अगर राष्ट्रपति बनने में सिक्योरिटी है, इम्यूनिटी Oh है, my God! वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो चलिए साहब वो जी, एक लेकिन सवाल अब, मैं जो विपक्ष है, समय खत्म हो विपक्ष रहा की है। सरकार नहीं आने देंगे, विपक्ष की सरकार नहीं आने देंगे। अगर स्थिति इस तरह से बनी कि कोई कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़े आपस में और सत्ता से उतर जाना पड़े और राष्ट्रपति बनना पड़े, तो वो पसंद करेंगे, लेकिन विपक्ष की सत्ता नहीं आने देंगे, क्योंकि विपक्ष ओके, की सत्ता आने के बाद उनका सिक्योरिटी जो है वो खत्म हो जाएगा। समझ तो गया। मोदी जी की स्ट्रेटेजी इन वो रही। समझ गया, विपक्ष में नहीं बैठना चाहेंगे। एक बड़ी बात कह दी, बस 1 मिनट का वक्त है विनोद सर। क्या मोदी 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश जीतते हैं, ठीक-ठाक सीटें आ जाती हैं, क्या ऐसा हो सकता है जो विवेक जी कह रहे हैं कि अपने को सिक्योर करने के लिए, सेफ करने के लिए अगले 5 साल के लिए मोदी राष्ट्रपति बन सकते हैं? मौका उन्हीं के उनके हाथ में। कैसा हो सकता आप है प्राइम मिनिस्टर छोड़ के आप प्रेसिडेंट? आपके एक शो में मैंने कहा था कि अगर ऐसी स्थिति आती है जहां पर बीजेपी इलेक्शन हार जाती है, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा कि क्या ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुल होगा। जी, ये सवाल मैंने रेज किया था और मैंने ये भी कहा था साथ में कि हमारे यहाँ कोई ऐसे इदारे नहीं है जिसने अमेरिका में लोकतंत्र को बचा लिया था। माइक माइक पेंस ने बचा लिया था, उपराष्ट्रपति था, उसने खड़े होकर उसने एंडोर्स कर दिया था कि हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई है इलेक्शन एज चेयरमैन ऑफ द सेनेट, जो जरूरी होता है उनके संविधान के तहत। तो विवेक जी एक 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 राय उनकी सही है, ये सोचते हैं कि भाई वो जहां उनकी सिक्योरिटी होगी वहां ही रहेंगे। ठीक। दे ही वांट्स टू बी इन पावर परमानेंटली। ओके, क्योंकि एक बार, ओके, जैसे एक बार राहुल ने कहा था, इलेक्शन में हार जीत होती रहती है, लेकिन आप डरते हैं हार से, ठीक। इसलिए कि आपको पता है कि हार के बाद आपका क्या हश्र होगा। ठीक। स्थायी रूप से नरेंद्र मोदी स्थायी रूप से परमानेंटली सत्ता में, पावर में रहना चाहते हैं। वैसे सुझाव हमारे एक्सपर्ट्स ने दिया है कि हो सकता है अपनी सिक्योरिटी की वजह से 2027 में अगर ये सरकार और इसका जो है साख पर बट्टा लगता है, इस सरकार ये और कमजोर होती है, मुसीबतों से घिरती है, तो एक विकल्प है नरेंद्र मोदी के पास 2027 में। वो एक बस पकड़ सकते हैं जो उन्हें अपने घर से राष्ट्रपति भवन ले जा सकती है। वो ऑप्शन भी उन्हीं के पास है। देखना होगा क्या है, लेकिन एक चीज सही है कि गडकरी साहब ने जो ये आज इशारों में बात की है, दरअसल आरएसएस भी यही चाहता है और बीजेपी में भी एक बड़ी लॉबी जो चाहती है कि वक्त आ गया है, मोदी जी को अब स्टेप डाउन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।